पवार के दिन के बारे में शायद शरद पवार ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिस भतीजे को उन्होंने राजनीति का कखारा सिखाया, जिसे समाज में चलना फिरना सिखाया, एक दिन वही भतीजा उनका इस तरह से अपमान करेगा। उनकी खून पसीने से बनाई हुई पार्टी को उनका भतीजा इस कदर छीन लेगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से छीन गई पार्टी, देखते इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत में बुधवार का दिन शरद पवार और अजित पवार के लिए बेहद अहम था। हर कोई यह दावा कर रहा था कि उनके पास सबसे ज्यादा विधायक है। दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन के एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में पहुंचे विधायकों के आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अजित पवार ने शरद पवार को राजनीति की बिसात पर फिलहाल परास्त कर दिया है। अजित पवार के साथ बैठक में 32 विधायक मौजूद है, जबकि वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार खेमे में अभी 16 विधायक मौजूद है। आखिरकार 24 साल बाद भतीजे अजित पवार ने अपने चाचा से राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी छीन ली। बुधवार को हुए शक्ति प्रदर्शन के दौरान नंबर गेम में अजित अपने चाचा पर भारी पड़े। अजित पवार की बैठक में 32 विधायक पहुंचे, जबकि शरद पवार के खेमे में सिर्फ 16 विधायक मौजूद रहे। मंच पर मौजूद छगन भुजबल ने दावा किया कि उनके पास मीटिंग में शामिल नहीं होने वाले कई विधायकों की ओर से दिया गया शपथ पत्र मौजूद है। अपने भाषण में 45 साल पुरानी घटना का जिक्र करते हुए छगन भुजबल ने शरद पवार को याद दिलाई कि आप वसंत दादा पाटिल को छोड़कर आए थे तो उन्हें भी बुरा लगा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जमीन के बदले नौकरी के मामले में तेजस्वी यादव, लालू और राबड़ी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद नीतीश के अगले कदम पर चर्चा तेज हो गई है। क्या नीतीश एक बार फिर पारी बदलने की तैयारी में है? सीक्रेट मीटिंग से उठे सवाल, आइए देखते हैं क्या है बात। महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान अभी थमा भी नहीं कि बिहार से बदलाव के संकेत आने लगे हैं। बिहार में 48 घंटे में 3 बड़े घटनाक्रम हुए हैं, जिनमें एक सीक्रेट मीटिंग भी है। इसके बाद से ही नीतीश के अगले मूव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से 2017 वाला कदम उठाने की तैयारी में है? बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आइए जानते हैं बिहार में क्या चल रहा है। बिहार की राजनीति में 3 जुलाई को महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश के बीच बैठक हुई, जो करीब 1.5 घंटे तक चली। नीतीश कुमार के करीबी रहे हरिवंश की बीजेपी से भी नजदीकी है। इस मुलाकात को लेकर अटकलें का दौर शुरू हो गया है। अटकलें इस बात की, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर नए साथी की तरफ जाने वाले हैं? जेडीयू ने नीतीश कुमार के एक बार फिर बीजेपी के साथ जाने से इनकार किया है। नीतीश कुमार की नीति है कि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है तो बीजेपी की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पति अनिल अंबानी की पत्नी और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री टीना अंबानी कथित विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई। इससे पहले अनिल अंबानी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज फेमा मामले में अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में अब क्या होगी कड़ी कार्रवाई, आइए देखते हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी और दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री टीना अंबानी कथित विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले में ईडी के सामने पेश हुई। इससे पहले अनिल अंबानी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज फेमा मामले में अपना बयान दर्ज करवाया था। फेमा मामले में अनिल अंबानी अपना बयान दर्ज करवाने के लिए मुंबई में बलाई स्टेट इलाके में केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले अनिल 2020 में यस बैंक लोन रिश्वत मामले में ईडी के सामने पेश हुए थे। इस मामले में यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल सितंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपए के कर चोरी मामले में अंबानी को कुछ राहत दी थी। कोर्ट ने आयकर विभाग से अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं करने को कहा था। इस दौरे में देश के सबसे अमीर लोगों में शुमार अनिल अंबानी के नेटवर्थ में पिछले कुछ सालों से लगातार कमी आई है और उन पर भारी कर्ज है। कुछ ही महीने पहले विदेश में हुई एक सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने अपनी नेटवर्थ 0 बताई थी, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल OTT पर डेब्यू करने जा रही है। उनकी पहली वेब सीरीज द ट्रायल है। उन्होंने बताया कि वो अपने पति अजय देवगन पर मुकदमा चलाएगी। आखिर क्या कसूर है अजय देवगन का, आइए देखते बॉलीवुड रिपोर्ट में।
काजोल मच अवेटेड वेब सीरीज द ट्रायल से OTT पर डेब्यू कर रही है। फिल्म में वह वकील का किरदार निभाएगी। काजोल ने अजय देवगन के बारे में बात करते हुए खुलासा किया कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वह अपने पति पर भी मुकदमा चला देगी। काजोल की चर्चित सीरीज द ट्रायल 14 जुलाई 2023 को रिलीज होगी। ये OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। द ट्रायल की कहानी की बात करें तो ये न्यायनिका सेनगुप्ता की मुश्किल भरी जिंदगी के बारे में है। न्यायनिका के पति को एडिशनल जज को रिश्वत के तौर पर फिजिकल रिलेशनशिप का फेवर लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है और न्यायनिका फिर से वकालत शुरू करती है। न्यायनिका सेनगुप्ता का किरदार काजोल निभाने वाली है। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए मशहूर काजोल ने कहा कि वहां अपने पति अजय देवगन पर भी मुकदमा चला सकती है। उन्होंने इसकी वजह का भी खुलासा किया। एक्ट्रेस ने कहा कि मुकदमा चलाने का सबसे बड़ा कारण उनका पति होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात में मानसून ने जबरदस्त एंट्री हो गई है। बिपोरजोय चक्रवात के बाद बारिश रुक गई थी, लेकिन अचानक बारिश के प्रवेश से राज्य की नदी, नाले और जलाशयों में ताजा पानी आना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में क्या है भारी बारिश की संभावना, देखते इस रिपोर्ट में। गुजरात में मानसून ने जबरदस्त एंट्री हो गई है। बिपरजॉय चक्रवात के बाद बारिश रुक गई थी, लेकिन अचानक बारिश के प्रवेश से राज्य की नदी, नालों और जलाशयों में ताजा पानी आना शुरू हो गया है। उधर बारिश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मंगलवार को गांधीनगर में राहत आयुक्त की अध्यक्षता में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में वेदर वॉच ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें राज्य में मानसून की स्थिति और इसके लिए सभी विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बैठक में IMD के अधिकारी ने बारिश की स्थिति की जानकारी दी और कहा कि चालू सप्ताह के दौरान पूरे गुजरात में बारिश की संभावना है। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक अमरेली, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़ जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य के 206 जलाशयों में से 23 जलाशय हाई अलर्ट पर है, 15 अलर्ट पर है और 10 जलाशय चेतावनी पर है। NDRF और SDRF अधिकारियों के अनुसार मानसून की बारिश की स्थिति से निपटने के लिए एक तैनाती योजना तैयार की गई है और सभी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा मौसम विभाग का अनुमान है कि दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फ्रांस में बीते कुछ दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने इमारतों से लेकर वाहनों तक आग को हवाले कर दिया। ये हिंसा एक 17 साल के लड़की की हत्या के बाद शुरू हुई थी। उसकी हत्या का आरोप एक पुलिसकर्मी पर लगा है, लेकिन किस तरह से, किस कहर से उसी ही पुलिसकर्मी को लाखों रुपए मिल रहे हैं, देखते इस रिपोर्ट में। फ्रांस में 17 साल के लड़के नाहिल मेरजो की हत्या करने वाले पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया कि 2 पुलिसकर्मी बंदूक के साथ नाहिल की कार को रोककर खड़े हैं। जिस अधिकारी ने बंदूक का ट्रिगर दबाया, उसने कहा कि उसे इस बात का डर था कि उसे उसके साथी या किसी और को कार से टक्कर न मार दी जाए। नाहिल मेरजो की हत्या करने वाले पुलिसकर्मी को डोनेशन में अभी तक $1.7 मिलियन यानी करीब 8.2 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। आरोपी पुलिसकर्मी के लिए धूर दक्षिणपंथी मीडिया टिप्पणीकार, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोगों और उसके सहयोगियों ने गोफंडमी पेज सेट किया था। दूसरी तरफ जिस लड़के की हत्या हुई, उसके परिवार के लिए भी ऐसा ही एक डोनेशन पेज सेट किया गया, जिसमें महज $206,383 यानी करीब 1.69 करोड़ रुपए आए हैं। पुलिस पर नस्लवाद और हिंसा के आरोप लग रहे हैं। देश भर में हिंसक प्रदर्शनों को शांत कराने के लिए 45,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। समुद्री जहाजों के निर्माण को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की शुरुआती कोशिशों का नतीजा सामने आने लगा है, जब जहाजरानी उद्योग को ऐसे जहाजों के ज्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं जो पर्यावरण के अनुकूल है या ऐसे तरीकों से बनाए गए हैं। आखिरकार ऐसे जहाजों को खरीदने की नौबत क्यों आई, आइए देखते हैं। 2022 में जहाजों के ऑर्डर 8% बढ़ गए और इस साल भी ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल जर्मनी के जहाजरानी उद्योग में रोजगार में 1.6% की वृद्धि हुई और कुल कामगारों की संख्या 64,000 पर पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जहाजरानी उद्योग में लगे देशों से आग्रह किया था कि 2050 तक इस उद्योगों को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए
सभी जरूरी कदम उठाए। गुटेरेश ने कहा कि पेरिस समझौते के तहत तय किए गए लक्ष्यों को बिना शिपिंग इंडस्ट्री की मदद के हासिल नहीं किया जा सकता, जो वैश्विक उत्सर्जन के लगभग 3% के लिए जिम्मेदार है। गुटेरेश ने बैठक में शामिल सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे जहाज रानी में एक नई ग्रीन हाउस और गैस रणनीति अपनाए, जो कार्बन उत्सर्जन और स्वच्छ ईंधनों के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। इस दिशा में काम कर रहे पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिपिंग उद्योग पर कार्बन टैक्स लगाया जाना चाहिए और उससे जो धन जमा हो उसे पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के विकास में खर्च किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2024 में होने जा रहे लोकसभा के आम चुनाव और उससे पहले कई बड़े राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने एक बड़ा सियासी कदम उठाया। किन राज्यों में बीजेपी ने बदले नए प्रदेश अध्यक्ष, आइए देखते इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों को बदल दिया। 2024 में होने जा रहे लोकसभा के आम चुनाव और उससे पहले कई बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह एक बड़ा सियासी कदम है। राज्यों के पार्टी मुखिया बदलने के बाद संगठन में बदलाव से कई नेताओं को दूसरी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। बीजेपी ने कई राज्यों के अध्यक्ष बदले हैं। जिस पर नजर करें तो सुनील जाखड़ के नाम की पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर घोषणा की गई है। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो दूसरी ओर दगुबाती पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बनी हैं और राजेंद्र अटाला चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये नामों की घोषणा के बाद यह साफ हो गया है कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ही रहेंगे, यानी कोई नया नाम घोषित नहीं किया गया है। अब 2024 चुनाव की कमान गुजरात बीजेपी की चुनाव रणनीति पार्टी के हाथों में ही रहेगी। इसके साथ ही अब यह स्पष्ट हो गया है कि CR पाटिल के नेतृत्व में ही गुजरात में 2024 के चुनाव बीजेपी अपनी रणनीति बनाकर लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।